नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग टेस्ट सीरीज 19 को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ये 19वां सेट है। इससे पहले चैनल पे 18 सेट आ चुका है, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। अगर आप घर बैठे बीपीएससी एग्जाम की तैयारी में लगे हुए हैं तो इस श्रृंखला के अंतर्गत जितने भी वीडियो आएंगे ये सभी आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। और आपको बता दूँ कि इस वीडियो में हमेशा की तरह भी 50 प्रश्न है और इसमें 10 प्रश्न जो है वो करंट अफेयर्स के हैं। तो इस टेस्ट सीरीज के अंतर्गत जो 50 प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न 1 मार्क्स का है और इसका फुल मार्क्स है 50 और इसकी पासिंग मार्क्स है 35। आप कोशिश कीजिए कि यहाँ पे आपके 35 से अधिक प्रश्न सही हो। 35 से अधिक सही होता है तो आपकी तैयारी को काफ़ी अच्छी मानी जाएगी। अगर 35 से कम है तो आपको यहाँ पे इस टेस्ट सीरीज के अंतर्गत फेल माना जाएगा। तो आप कॉपी और पेन लेके बैठें और प्रत्येक प्रश्न को सॉल्व करें और इसे काउंट करें कि आपने कितने प्रश्नों को सही हल किया। इससे आपकी तैयारी का अंदाज़ा लगेगा कि आपने 50 में से कितने प्रश्नों को सॉल्व किया है। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। तो इस तरह से आपको प्रश्न की प्रकृति देखने को मिलेगी जिस तरह से बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में होती है। तो मैं प्रत्येक प्रश्न को पढ़ूंगा और उसके बाद आपको 5 सेकंड का टाइम दूंगा और इस बीच आप प्रश्न को सॉल्व करके मुझे बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, अजंता की गुफाओं का निर्माण किस काल में किया गया था? इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि गुप्त काल में। अजंता की गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में किया गया था। यहाँ पे सभी प्रश्नों में आप ऑप्शन नंबर ई को भी ध्यान रखिएगा क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसे भी प्रश्न हैं जिसमें ऑप्शन नंबर ई सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सितंबर 1932 में महात्मा गांधी ने यरवदा जेल में आमरण अनशन प्रारंभ क्यों किया था? इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि रेमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक अवार्ड के विरुद्ध में महात्मा गांधी ने 1932 में यरवदा जेल में अनशन प्रारंभ किया था। पुणे के यरवदा जेल में, ये जेल था पुणे में, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, 1940 में व्यक्तित्व सत्याग्रह पवनार महाराष्ट्र से किसने शुरू किया था? तो व्यक्तित्व सत्याग्रह विनोबा भावे के द्वारा शुरू किया गया था। ये महाराष्ट्र के एक स्थान है पवनार, वहीं से ये शुरू किया गया था। इसका आंसर होगा विनोबा भावे। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान के अंतर्गत अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है? तो अस्पृश्यता का उन्मूलन अनुच्छेद 17 करता है, आर्टिकल 17, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही होगा, अनुच्छेद 17। नेक्स्ट प्रश्न है, जैसे जैसे समुद्र तल से ऊंचाई बढ़ती है तापमान पर इसका क्या असर होता है? आंसर हो जाएगा घटता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। जैसे जैसे समुद्र तल से ऊंचाई बढ़ती है तापमान पर इसका असर होता है कि तापमान घटता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कॉनरॉड साड़ी जिसे मंदिर साड़ी के नाम से जाना जाता है किस राज्य के द्वारा तैयार किया गया है? इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि तमिलनाडु के द्वारा। कॉनरॉड साड़ी जिसे मंदिर साड़ी के भी नाम से जाना जाता है, इसे तैयार किया गया है तमिलनाडु राज्य के द्वारा। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत किस प्रकार के डेबिट कार्ड का प्रयोग किया जाता है? इस प्रश्न का आंसर होगा रुपे कार्ड। डेबिट कार्ड का जो प्रकार होता है मास्टर वीजा रुपे, तो जनधन योजना के अंतर्गत रुपे डेबिट कार्ड का प्रयोग किया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, हमारा कान कितनी हर्ट्ज तक की ध्वनि सुन सकती है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई यानी कि इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। उपयुक्त में से एक से अधिक वाला सेक्शन सही होगा क्योंकि मानव कान जो होता है 20 हर्ट्ज से कम की ध्वनि नहीं सुन सकता है और 20,000 हर्ट्ज से अधिक की ध्वनि नहीं सुन सकता है, यानी कि 20 हर्ट्ज और 20,000 हर्ट्ज के बीच की ध्वनि को सुन सकता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ई यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक। आई होप कि आप इसे काफ़ी अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। अगला प्रश्न है, इस्पात में कितना प्रतिशत कार्बन होता है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 0.1 से लेकर 2% तक। 0.1% से लेकर 2% तक इस्पात में कार्बन की मात्रा होती है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, विद्युत चुंबकीय तरंग किस अन्य नाम से जाना जाता है? विद्युत चुंबकीय तरंग को किस अन्य नाम से जाना जाता है?
तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कि एक्स किरण। विद्युत चुंबकीय तरंग को एक्स किरण के भी नाम से जाना जाता है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और दोस्तों आपको बता दूं कि अगर आप भी घर बैठे बीपीएससी एग्जाम की तैयारी में लगे हुए हैं और इसी तरह के पीडीएफ चाहते हैं जो आपको एकदम से तैयारी को आपकी अच्छी बनाएगी और आपको सफलता की ओर ले जाएगी, तो हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन करें। पेड ग्रुप के अंतर्गत आपको टेस्ट सीरीज का जो पीडीएफ यहाँ पे मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, तो इसका पीडीएफ आपको दिया जाएगा। ये निरंतर प्रत्येक दूसरे दिन दिया जाता है, आप सभी को पता है। तो आप भी हमारे पेड ग्रुप के साथ जुड़ के यहाँ पे जितने भी मेंबर है उसके साथ प्रतिस्पर्धा में भाग ले सकते हैं, आप अपनी तैयारी को अच्छी कर सकते हैं। तो पेड ग्रुप को जुड़ने के लिए हमारे जो यहाँ पे आपको स्क्रीन पर व्हाट्सअप नंबर दिख रहा है, इस व्हाट्सअप नंबर पर पेड लिख कर मैसेज जरूर कीजिएगा। तो आपको यहाँ पे पेड ग्रुप से जुड़ने की तमाम जानकारियाँ आपके व्हाट्सअप पर भेजी जाएगी, जिसके अंतर्गत आपको केवल 49 रुपये पे करके हमारे पेड ग्रुप के अंतर्गत जोड़ा जाएगा। तो अगर आप इच्छुक हैं तो हमें पेड लिखकर इस व्हाट्सएप नंबर पे जरूर भेजिए। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, भारत द्वारा अंतरिक्ष में पहला मानव मिशन गगनयान परियोजना के अंतर्गत कब भेजे जाने की योजना है? इस प्रश्न का आंसर होगा दिसंबर 2022 यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। जो पहला मानव मिशन है मिशन गगनयान योजना के अंतर्गत, ये दिसंबर 2022 में भेजे जाने की योजना है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है, रॉस द्वीप का परिवर्तित नाम क्या है? इस प्रश्न का आंसर होगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। रॉस द्वीप का परिवर्तित नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप। अगला प्रश्न है, भारत का 25वां हाई कोर्ट का निर्माण किस राज्य में हुआ है? यहाँ पे 2-3 बार लिखा गया है। तो भारत का 25वां हाई कोर्ट का निर्माण किस राज्य में हुआ था? बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा तेलंगाना। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। 25वां हाई कोर्ट तेलंगाना में निर्मित है। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, काफ़ी सोच समझ के इसका आंसर कीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं? इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई यानी कि इनमें से कोई नहीं। बिहार के मुख्यमंत्री इनमें से कोई नहीं रहे हैं। आप ध्यान दीजिएगा, इनमें से कौन बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो 14 का आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। इनमें से आपको जितने भी नाम देखने को मिल रहे हैं ये बिहार के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं। ऑप्शन नंबर ई यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। और फिर उसके बाद अगला प्रश्न है, पटना स्थित गोलघर का निर्माण किसने कराया था? बताइए इसका आंसर क्या होगा। गोलघर का निर्माण किसने कराया था? तो ये लॉर्ड कार्नवालिस के शासन में किया गया था। ये अनाज के भंडारण के लिए पटना में गोलघर का निर्माण किया गया था। तो आगे बढ़ते हैं। अगला है, इनमें से किसने बौद्धों को प्रोत्साहन दिया था? ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ई सही होगा कि बौद्धों को प्रोत्साहन किसने दिया था। तो प्रोत्साहन अशोक, कनिष्क और हर्षवर्धन ने बौद्धों को प्रोत्साहन दिया था, जबकि महापदम नंद जो कि नंद वंश का संस्थापक था, ये बौद्धों के साथ इसका जो व्यवहार था वो काफ़ी उत्पीड़क था। तो आप ध्यान रखेंगे, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक। उसके बाद हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से क्या तुलसीदास के द्वारा लिखा गया है? बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे 17 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई यानी कि इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई भी तुलसीदास के द्वारा लिखा गया नहीं है, बल्कि तुलसीदास के द्वारा जो लिखा गया है वो रामचरितमानस लिखा गया है। आप ध्यान रखिएगा, रामचरितमानस एक पुस्तक है जो तुलसीदास के द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न, इनमें से क्या बालकों में तैयार किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा एल्युमिनियम। एल्युमिनियम के एस का नाम है बॉक्साइट, वहीं से इसे एल्युमिनियम की प्राप्ति होती है। तो बालकों में एल्युमिनियम तैयार किया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है, बाबू जगजीवन राम का जन्म कहाँ हुआ था?
तो ये बिहार के रहने वाले थे। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बाबू जगजीवन राम का जन्म बिहार में हुआ था। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है, रणजी ट्रॉफी पुरस्कार किस खेल के लिए दिया जाता है? रणजी ट्रॉफी काफ़ी चर्चित ट्रॉफी है ये पुरस्कार किस खेल के लिए दिया जाता है? तो ये क्रिकेट के लिए दिया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि क्रिकेट। उसके बाद अगला प्रश्न है, गंगा नदी इनमें से कहाँ बहती है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन को ध्यानपूर्वक देखिए और उसके बाद बताइए गंगा नदी इनमें से कहाँ बहती है। इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई यानी कि इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। जो गंगा नदी बहती है वो पश्चिम बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश। इस ऑप्शन के आधार पर यहाँ पे हमारा ए, बी और सी तीनों सही होगा, बल्कि असम में ये नहीं बहती है। तो गंगा नदी पश्चिम बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश में बहती है। इस बात का ध्यान रखेंगे। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ई। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। बीपीएससी में इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। आप लोगों को लगता है कि ये सब प्रश्न काफ़ी आसान है, लेकिन आपकी ये गलती ही आपको प्रश्न का आंसर को गलत देने पे मजबूर कर देता है। तो सभी प्रश्नों को देखिए, धीरे धीरे प्रश्न का लेवल बढ़ेगा। एग्जाम आने तक आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी हो जाएगी इस श्रृंखला के अंतर्गत सभी वीडियो को देखने के बाद। तो इसका बताइए आंसर क्या होगा? भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? इस प्रश्न का आंसर होगा 1952 में। भारत में प्रथम आम चुनाव 1952 में हुआ था। अगला प्रश्न है, लूनर कास्टिक का रासायनिक नाम क्या है? इसका आंसर हो जाएगा सिल्वर नाइट्रेट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। लूनर कास्टिक का रासायनिक नाम है सिल्वर नाइट्रेट। नेक्स्ट प्रश्न है, सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक नाम क्या है? इस प्रश्न का आंसर होगा सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक नाम है वाशिंग सोडा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक नाम है वाशिंग सोडा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन गैस का उत्पादन कैसे होता है? किस प्रक्रिया के द्वारा हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है? इस प्रश्न का आंसर होगा बॉस प्रक्रिया। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। हाइड्रोजन गैस का निर्माण बॉस प्रक्रिया के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कठोर जल का प्रयोग कहाँ होता है? तो कठोर जल का प्रयोग बॉयलर में होता है। जल का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है H2O, जबकि भारी जल का रासायनिक सूत्र होता है D2O। ये भी आप ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे प्रश्न है, कठोर जल का प्रयोग कहाँ होता है? आंसर होगा बॉयलर में। अगला प्रश्न है, किस कारण से खुले पात्र में रखा गया कपूर मुक्त हो जाता है? इस प्रश्न का आंसर होगा ऊर्ध्वपातन के द्वारा। खुले पात्र में, खुले बर्तन में रखा गया कपूर गायब हो जाता है, ये ऊर्ध्वपातन के कारण ऐसा होता है। अगला प्रश्न है, घरेलू बिजली की खपत को किस इकाई में मापा जाता है? इस प्रश्न का आंसर होगा किलोवाट घंटा। घरेलू बिजली की खपत को किलोवाट घंटा में मापा जाता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है, एक आदमी सिर पर भारी बक्सा रखकर समतल भूमि पर एक जगह से दूसरी जगह जाता है, तो वह क्या करता है? तो ये कोई कार्य नहीं करता है। विज्ञान की भाषा में ये कोई कार्य नहीं करता है। अगर एक आदमी सिर पर एक भारी बक्सा रखकर समतल भूमि पर एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो ये कोई कार्य नहीं करता है। उसके बाद अगला प्रश्न है, तारों का टिमटिमाना किस कारण से होता है? इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि तारों की अधिक दूरी तथा हवा के घनत्व में परिवर्तन के कारण तारों का टिमटिमाना दिखाई पड़ता है। ऑप्शन नंबर डी, तारों के अधिक दूरी तथा हवा में घनत्व में परिवर्तन के कारण ऐसा होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विद्युत प्रेस में प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर होगा नाइक्रोम की तार। विद्युत प्रेस में नाइक्रोम की तार का प्रयोग किया जाता है, जबकि बल्ब का जो फिलामेंट बना होता है वो टंगस्टन का बना होता है।
नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से ध्वनि का वेग अधिकतम होता है। तो बताइए इसमें से किस में ध्वनि का जो वेग होता है वो अधिकतम होता है। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा 32 का, वो हो जाएगा हमारा इस्पात। इस्पात में जो है ध्वनि का वेग वो सर्वाधिक होता है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि इस्पात। अगला प्रश्न है, नर तथा मादा किस फूल में अलग से बढ़ते हैं। तो यहाँ पर 33 का आंसर हो जाएगा खीरा। खीरा के फूल में जो नर भाग और मादा भाग होता है ये दोनों अलग अलग बढ़ते हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर बी यानी कि खीरा। उसके बाद अगला प्रश्न है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। इसका आंसर होगा रिकेटस। मैंने आपको बताया था विटामिन डी की कमी से रिकेटस होता है, जबकि विटामिन बी1 की कमी से बेरी रोग होता है। ये सभी बातें आप सभी को पता है। अगला प्रश्न, चमगादड़ को इनमें से किस श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है। चमगादड़ को किस श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है। इस प्रश्न का आंसर होगा स्तनधारी। स्तनधारी वर्ग में चमगादड़ को रखा गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, इनमें से किस में कार्बोहाइड्रेट होते हैं। तो 36 नंबर का यहाँ पे आंसर होगा कार्बोहाइड्रेट किस में होते हैं। तो देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि यह जो मटर है इसमें कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है, बल्कि ये जो आपको 3 ऑप्शन दिख रहा है आलू, मक्का और केला, ये तीनों में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा प्रचुर मात्रा में होती है, और ये मटर जो है इसमें प्रोटीन पाई जाती है। तो आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर ई यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक। उसके बाद अगला प्रश्न है, कोशिका का कौन सा भाग सांस लेने में सहायक है। इसका आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा यहाँ पर। कोशिका का कौन सा भाग सांस लेने में सहायक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से किस बिहारी को अंग्रेजों द्वारा फांसी पर लटकाया गया था। तो इस प्रश्न का आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ई। इनमें से किस बिहारी को अंग्रेजों के द्वारा फांसी पर लटकाया गया था। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई यानी कि पीर अली इसका करेक्ट आंसर होगा, और शेख बिहारी। पीर अली के बारे में कहा जाता है ये पटना के एक पुस्तक विक्रेता थे। इन्होंने अंग्रेजों के साथ इसका युद्ध हुआ था और इसमें इसकी जो मौत हुई थी वो फांसी लगाने से हुई थी। अंग्रेजों ने इसे फांसी पर लटका दिया था एक पेड़ में। तो दोनों आंसर यहाँ होगा ए और बी। तो पीर अली और बिहारी शेख इसका करेक्ट आंसर है। और यहाँ पे कुंवर सिंह और अमर सिंह जो दिख रहे हैं, तो ये दोनों भाई थे। और बिहार में जो 1857 के विद्रोह का क्रांति का नेता था वो कुंवर सिंह था, और पटना से 1857 के क्रांति का जो आह्वान किया था वो पीर अली थे। तो ये सब चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया कहाँ होता है। इस प्रश्न का आंसर होगा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया वहाँ होता है जहाँ पर क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल उपलब्ध होता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि पद्मा। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने, देखिए अब यहाँ से करंट अफेयर्स के प्रश्न हैं, 41 से लेकर 50 तक के जितने भी प्रश्न हैं ये करंट अफेयर्स के हैं, तो आप इसे ध्यानपूर्वक सॉल्व कीजिएगा। तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने पहला ऑनलाइन कचरा विनियमन कार्यक्रम शुरू किया है। किस राज्य सरकार के द्वारा पहला ऑनलाइन कचरा विनिमय कार्यक्रम शुरू किया गया है। विनिमय कार्यक्रम शुरू किया गया, सॉरी। तो इसका आंसर होगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा हाल ही में पहला ऑनलाइन कचरा विनिमय कार्यक्रम शुरू किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत और किस देश ने हाल ही में बिजली क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए सहमति पत्र यानी कि MOU पर हस्ताक्षर किया है। तो यह हस्ताक्षर भारत और डेनमार्क के बीच किया गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी डेनमार्क। नेक्स्ट प्रश्न है, साल 2020 का पहला सूर्य ग्रहण किस दिन लगा था। ये प्रश्न महत्वपूर्ण है, पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। बताइए इसका आंसर क्या होगा। 21 जून को 2020 का प्रथम सूर्य ग्रहण लगा था। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किस शहर को राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित कर दिया है? इस प्रश्न का आंसर होगा गैरसैंण। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गैरसैंण को उत्तराखंड राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि गैरसैंण। उत्तराखंड की राजधानी जो है वो देहरादून है, लेकिन गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है, राहुल श्रीवास्तव को किस क्षेत्र में भारत का अगला राजदूत किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? राहुल श्रीवास्तव को तो ये रोमानिया, राहुल श्रीवास्तव को अभी हाल ही में रोमानिया का राजदूत नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक ने पश्चिम बंगाल सरकार को राज्य में कोविड-19 स्थिति और विकासात्मक कार्यों से निपटने के लिए कितने करोड़ रुपए का ऋण दिया है? विश्व बैंक ने तो विश्व बैंक के द्वारा अभी पश्चिम बंगाल को कोविड-19 स्थिति से उभरने के लिए 1950 करोड़ रुपए की ऋण दी गई है। आंसर है ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने कोरोना संक्रमित लोगों के इलाज के लिए प्लाज्मा की ऑनलाइन उपलब्धता शुरू की है? इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि बांग्लादेश। मैंने प्लाज्मा थेरेपी से संबंधित एक वीडियो बनाया है आपके मेंस एग्जाम के लिए, वहाँ पे आप जाके चैनल पे मेंस एग्जाम का जो प्लेलिस्ट बना हुआ है उसमें जाकर आप देख सकते हैं कि प्लाज्मा थेरेपी क्या है, ये कैसे काम करता है, इसको मैंने डिटेल में बताया है। आप एक बार जरूर देख लीजिए, हो सकता है ये आपके एग्जाम में जो करंट अफेयर्स के सेक्शन के प्रश्न होंगे मेंस एग्जाम में वहाँ पे ये पूछे जा सकते हैं, तो एक बार जरूर देखिएगा उसे। और उसके बाद अगला प्रश्न है, मर्सर के 2020 कास्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार प्रवासियों के लिए भारत का सबसे महंगा शहर कौन है? भारत का सबसे महंगा शहर मर्सर के 2020 कास्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार मुंबई है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा मुंबई। अगला प्रश्न है, किस देश के मानव रहित सबमर्सिबल ने हाल ही में महासागर के नीचे विश्व के सबसे गहरे बिंदु तक गोता लगाने का कीर्तिमान बनाया है? किस देश के मानव रहित सबमर्सिबल ने किया है ऐसा? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा चीन। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा चीन। और उसके बाद अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने प्रवासी श्रमिकों के लिए रोजगार खोजने हेतु रोजगार सेतु पोर्टल लॉन्च किया है? तो प्रवासी श्रमिकों के लिए रोजगार खोजने के लिए जो मध्य प्रदेश सरकार है, हमारा आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, मध्य प्रदेश सरकार ने रोजगार सेतु पोर्टल लॉन्च किया है। सही आंसर है मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश में भीमबेटका की गुफा है, मैंने आपको कई बार बताया है। इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन बी। और इस वीडियो में कुल 50 प्रश्नों में से आपने कितने प्रश्नों को सही से हल किया, कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। अगर आपको इस वीडियो से हेल्प मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। वीडियो को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि इस चैनल पर आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप सभी वीडियो को देख पाएं। और पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे जो व्हाट्सअप नंबर है उस पर पेड लिखकर आप मैसेज कीजिए और पेड ग्रुप में जुड़ जाइए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।